बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोएब मरगूब और आप देख रहे हैं दारा नज़र पाकिस्तान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल माय पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे इंडिया में किस तरीके से मुसलमानों को डी फ्रेंचाइज़ किया जा रहा है, किस तरीके से उनके हकूक़ छीने जा रहे हैं, और हम ये भी देखेंगे कि अगर मतलब पाकिस्तान ना बनता तो उन 4 सूबों की जो इस वक्त पाकिस्तान जिन पर मुश्तमिल है उनका क्या हशर होता है इंतखाबी तौर पर और समाजी सियासी मुआशी तौर पर। मईशत पर और सियासत पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ उनके जो डी फ्रेंचाइज हैं उसको करने में। इंडिया ने ये किया कि इस वक्त तकरीबन कुछ 8.5 करोड़ के करीब लोग जो है वो वहाँ पर डी फ्रेंचाइज हो चुके हैं, और कुछ अंदाजे इससे थोड़ा सा कम के हैं क्योंकि ऑफिशियल फिगर तो इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया ने जारी नहीं किए। तो अंदाज़ा है कि कोई लगभग 7 करोड़ से 8.5 करोड़ के लोग डी फ्रेंचाइज हो चुके हैं, और इसमें योगी आदित्यनाथ कहता है कि 3 करोड़ तो उनके अपनी रियासत में उत्तर प्रदेश में, जबकि बाज़ और अंदाजे हैं वो 4 करोड़ प्लस के फिगर्स बता रहे हैं कितने लोग वहाँ पे कोई 4.5 करोड़ के करीब लोग उत्तर प्रदेश में डी फ्रेंचाइज हुए हैं। उन्होंने एक नया रंग देने के लिए कहा है कि हिंदू डी फ्रेंचाइज हुए। एक्चुअली हिंदू नहीं हुए, दलित और मुसलमान हुए। दलितों को वो हिंदू मानते हैं, लेकिन दलित तो हिंदू है ही नहीं। बहुत से एक अच्छी खासी परसेंटेज जिस पर हम एक पहले प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि वो हिंदू नहीं है। तो अगर मतलब वो KPK में जो आज KPK है या अपना बलूचिस्तान में, पंजाब में, सिंध में इसी तरीके का कोई जैसे SIR आज इंडिया में चल रहा है जिसकी 29 दिसंबर आखिरी डेट थी, उसके बाद ये मामला जो है नज़रसानी के लिए ख़त्म हो गया, वो ट्रिब्यूनल्स में जाएगा। तो अगर इस तरह का सर्वे वो वहाँ कराते और उसके बाद वो कहते कि जी 11 डॉक्यूमेंट्स लाओ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत आगे निकली, जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने असेस कर लिया कि कौम के पास एक शनाख्ती कार्ड होना चाहिए जो उनकी नेशनलिटी को मतलब वाज़ेह करे। तो उन्होंने अपने 1970s के अर्ली में उन्होंने आने के बाद एक शनाख्ती कार्ड का इदारा कायम किया, जिसके बाद ये नादरा में कन्वर्ट हो गया, और नादरा बड़ा डिजिटाइज एक इदारा है जो बड़ी सफाई के साथ यानी शफाफियत के तरीके से लोगों को नेशनलिटी दे रहा है। और उसके लिए ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस लगे हुए हैं कि कोई जो नेशनल नहीं है वो रजिस्टर ना हो जाए। इसके लिए भी मतलब कवानीन, कवायद, ज़वाबत और तरीक़ेकार बना हुआ है, और मशकूक जो है वो ज़रा सा भी कोई सिस्टम में शक आए तो इस्लामाबाद चला जाता है, वहाँ पे फिर एक DG साहब जो उसको देखते हैं। इंडिया ने ऐसा कोई सिस्टम नहीं किया। 1 अरब 40 करोड़ और बाज़ लोग कहते हैं 140 करोड़ और बाज़ लोग कहते हैं 150 करोड़ लोग जो हैं वो इस वक्त हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और 150 करोड़ लोगों के पास कोई नेशनलिटी सर्टिफिकेट नहीं है। किस तरीके से साबित करेंगे कि वो इंडियन नेशनल्स हैं? हिंदू 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 की वो गर्दान तो करिए भारतीय जनता पार्टी और RSS, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और RSS ने ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं किया कि वो अपने शहरियों को कोई बाकायदा एक डॉक्यूमेंट दे जिसकी बेस पर वो कह सके कि वो शहरी हैं। तो अब इसके लिए सहारा लिया गया। पहले था कि NRC जारी होगा, नेशनल रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जारी होगा, लेकिन इस पर शोर हुआ मगरिब वाले ने किया जब इस पे आसाम में कोई तकरीबन 21 लाख के करीब लोग जो हैं वो गैर मुल्की डिक्लेयर हो गए, घुस बैठिए। तो उनको जंगलों में बेचने के लिए मकानात अंदर कोई डीप में पेरिफेरी में बड़े बड़े हाउसेस बनाए गए, हॉल्स बनाए गए जहाँ पे रहने की कोई सहूलत मैसर नहीं है, वहाँ पे उन लोगों को भेजने के इंतजाम किए गए। अब ये जो SIR हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवा रहा है, वो एक आइनी शिक का सहारा ले रहा है कि इलेक्शन कमीशन वोटर्स लिस्ट को अपडेट करेगा। अब हम आपको ऐसे समझ जाते हैं कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए हमारा इलेक्शन कमीशन जो वो काम करता है और एक ख़ास टाइम फ्रेम देता है, उसके अंदर जो भी अपने आप को रजिस्टर करा लेते हैं वो वोटर लिस्ट में आ जाता है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो लोग यहाँ पे उसमें नहीं रजिस्टर होते, हुकूमत पाकिस्तान उनकी सहूलतों को नहीं छीनती, सिर्फ वोट का एक हक़ है जो उसको नहीं मिलता अगर उसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है या वो नहीं बनवाता। और हुकूमत तो घर घर मतलब बनाने का भी बंदोबस्त करती है। इंडिया में ऐसा नहीं है, घर घर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता इंडिया में, क्योंकि उन्होंने तो डी रजिस्टर करना है। अच्छा, हमारे यहाँ सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की बेस पे काम होता है, उनके यहाँ 11 डॉक्यूमेंट्स तलब की जा रही हैं। अब हो ये रहा है कि 1 करोड़ 70 लाख के करीब लोग एक एक रियासत से ऐसे हैं जो मतलब दूसरे शहरों में मुख्तलिफ़ जगहों पे काम कर रहे हैं। हर शहर में ऐसे लाखों मिलियंस लोग हैं जो मतलब दूसरे शहरों में रोज़गार के लिए गए हैं, क्योंकि इंडिया की रियासतों में रोज़गार मैसर नहीं है। तो रोज़गार का ये खला जो है ये उनके इमिग्रेंट्स अपने ही मुल्क में जो है वो उसको पूरा करते हैं, और कोई अच्छी रोज़गार तो नहीं करते, वहाँ भी मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स तो पूरी होती नहीं है। कुछ जो घर में होते हैं चोर डाकू ले जा चुके होते हैं। और इंडिया में लाखों मकानात को नजर आतिश किया जा चुका है जिसमें उनके डॉक्यूमेंट्स लोगों की जल चुकी हुई हैं।
तो ये जो SIR हुआ इसमें मतलब अब मैं अब ये कहना चाहूँगा कि 2025 में जो SIR हुआ उसमें उत्तर प्रदेश में जैसा मैंने अर्ज़ किया कि 29 दिसंबर आखिरी डेट थी इसको अपडेट कराने की। अपडेट कराने के लिए जब मुसलमान वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा तू कौन, मैं लेते ही नहीं। उनके जो अपना SIR के लिए मुंतखब किए गए थे इलेक्शन कमिश्नर है वो सारे भारतीय जनता पार्टी के या तो ऑफिस बैरर थे या उनके पसंदीदा लोग थे या उनके वो ऑफिसर्स थे जो मतलब भारतीय जनता पार्टी की सिफारिश पर RSS के कैडरों से लिए गए थे। तो उन्होंने मतलब उनके फॉर्म ही नहीं लिए और एक्चुअली वो डिफ्रेंचाइज हो गए 29 दिसंबर को। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इनकी तादाद जो है वो जैसा मैंने अर्ज़ किया कि योगी आदित्यनाथ को माने तो 3 करोड़ और अगर बाज़ इंडिपेंडेंट्स को माने तो वो तकरीबन 4.5 करोड़ है। तो 4.5 करोड़ तो एक रियासत में जिनमें से कम 2.5-3 करोड़ जो है वो मुसलमान और दलित होंगे, वो मतलब वहाँ पे अपने वोटर से फारिग हो गए। अब उन्होंने जाना है इलेक्शन की जो ट्रिब्यूनल्स बने, सॉरी वोटर्स के जो ट्रिब्यूनल्स बने उनके पास। ट्रिब्यूनल्स क्या करेंगे, ट्रिब्यूनल्स के कौन लोग हेड्स कर रहे हैं, उनको वहाँ के जो कलेक्टर हैं या एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो उनको हेड कर रही है, उसकी इंतज़ामिया हेड कर रही है। तो इंतज़ामिया उनको कब सुनवाई का वक्त देगी इसके लिए नो टाइम फ्रेम जो है ना फिक्स हुआ है। अब उन्होंने इसको लिंक किस चीज़ से किया है, इसको लिंक उन्होंने किया सोशल और इकनॉमिक्स की जो सहूलतें उनसे। मसलन ये जो उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से 4.5 करोड़ लोग हैं, इनका शनाख्ती कार्ड से मतलब जो उनका आधार कार्ड है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, उनका जो बैंक अकाउंट है वो सीज कर दिया जाएगा, उनके जो सरकारी सहूलतें मिली हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी और इन सब को उठा के ऐसे बड़े बड़े हॉल्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जहां मतलब पत्थर के ज़माने की सहूलतें होंगी, पत्थर के ज़माने की सहूलतें होंगी। ये ख़ुद उनका मीडिया भी कह रहा है और मैंने इस पर कोई ख़ास तो बात नहीं की, ये एक मतलब जब फैक्ट है। अच्छा, फिर वो ये भी कह रहे हैं कि हम इन लोगों को उन मुल्कों के हवाले कर देंगे जहाँ से ये आए हैं। जब उनको यही नहीं पता कि ये कहाँ से आए हैं तो वो घुसपैठिए करते हुए बांग्लादेश तो फेंक रहे हैं, कोई 25,000 के करीब एक रियासत से फेंकें। अभी जो अमित शाह उन्होंने तकरीर खड़काई है मगरबी बंगाल में और तकरीर में उन्होंने ये कहा है कि जब उनसे एक सवाल हुआ कि आप जो घुसपैठिए का जिक्र करते हैं तो 2014 से तो आप हुकूमत में 11 साल हो गए आपको हुकूमत में बैठे हुए, तो आपने क्या कर लिया। तो उन्होंने जवाब दिया कि आपको ख़ातून से क्यों दिलचस्पी है, मतलब इशारा ममता बनर्जी की तरफ था कि आप उनको बचाना चाह रहे हैं, आपको हमारी पार्टी में क्या दिलचस्पी, आप अपना काम करें। यानी उन्होंने डांट डूट दिया उसको और उसके बाद 2-4 सवालों के बाद वो वहाँ से भाग निकले। तो ऐसे सवालों का जवाब तो ना मोदी साहब देते हैं, ना अमित शाह देते हैं, ना कोई और देता है। वो तो एक गोदी टाइप नरेंद्र मोदी मीडिया जो उसको बिठा लेते हैं, उनके सामने अपने बोल बक्के चले जाते हैं या उनके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको। तो 4.5 करोड़ यहाँ पे हुए। घर घर तस्दीक के बाद 58 लाख जो अब तक की फिगर्स आई हैं उनमें 58 लाख वोटर्स जो है वो मगरबी बंगाल में डिफ्रेंचाइज कर चुके हैं। ये टोटल वोटर्स का 7.6% है। यानी आप देखें कि बाज़ हलकों में लोग 0.1% से रिज़ल्ट चेंज हो जाता है, बाज़ हलकों में 1% से रिज़ल्ट चेंज हो जाता है। 7.6% जो हैं वो बहुत से हलकों के वोटर अपना इलेक्शन रिज़ल्ट को तब्दील करने के लिए काफ़ी है। तो मगरबी बंगाल का जो रिज़ल्ट है वो इस तरीके से तब्दील कर देंगे। आसाम में बड़ा शोर गुल हुआ, आसाम में कहा कि हम SIR NRC नहीं कराएंगे, हम तो ये वो, और आसाम में हम नहीं कर रहे। तो वहाँ पे भी तकरीबन कोई 10,56,000 के करीब जो वोटर्स हैं वो डिफ्रेंचाइज कर दिए गए और ये भी वहाँ के एक जो हल्के उनका अच्छा खासा तादाद बनते हैं। और मज़ीद जो है वो 93,000 के करीब जो वो कहते हैं कि ये डी वोटर्स हैं। डी वोटर्स कौन है, डाउटफुल वोटर्स, मशकूक वोटर्स के ये वो है जिन पे हमें शक है कि ये ठीक तरह के वोटर्स नहीं हैं। डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सारी दे दी हुई हैं लेकिन ठीक तरह के नहीं हैं, मशकूक है। मशकूक वही हैं जो मतलब उनको वोट ना दें। और वो कौन लोग हैं, वो दलित हैं, कबायली हैं, शेड्यूल कास्ट है, OBC हैं और मुसलमान हैं, जिनको सारे जानते हैं कि मुसलमान ही वहाँ पे डाउटफुल वोटर्स हैं। तो उनकी अक्सरियत वहाँ पे डाउटफुल वोटर्स की। तो आसाम में भी ये हो गया। केरला जहाँ पे वो कभी नहीं जीत सके और कभी उनको कोई सीट नहीं मिली, अब की बार उन्होंने कुछ थोड़ा सा डेंट डाला है, पॉपुलैरिटी अपनी गेन की है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी हम जो हिसाब किताब है वो ऐसे ही करते हैं कि डी रजिस्टर करते हैं। तो डी रजिस्टर कर दिए उन्होंने 25 लाख। अब ये 25 लाख वो लोग हैं जिनके शनाख्ती जिनके आधार कार्ड ब्लॉक होंगे, यानी वो वहाँ से कोई गवर्नमेंट के साथ कोई लेन देन नहीं कर सकता, कोई चीज़ नहीं ले सकता, उनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद होंगे, जो पैसा पड़ा है, जो पैसा नहीं भी, वो सब फारिग हो जाएगा। और जो पैसे उसमें आने होते, जो कह रहे थे ना कि हम बिहार में कहा था कि 10-10 हज़ार रुपया तो यूँ ही चला जाएगा आपके अकाउंट्स में, तो वो यूँ ही पैसा जो है मुंजमद हो जाएगा, तो उसमें टका भी नहीं जाएगा। तो अब इसके बाद जो है ना उन्होंने एक अंदरूनी तारके ने बताया, जो जैसा मैंने पहले कहा इमिग्रेंट्स इधर से उधर नौकरियां कर रहे हैं, तो वो एक एक रियासत में जैसा मैंने कहा कि कोई तकरीबन 2.25 करोड़
बड़ी रियासतों में 2.25 करोड़ है, आसाम, बिहार, इस तरह की रियासतों से इतने लोग गए हुए हैं, केरल से गए हुए हैं और मुख्तलिफ रियासतों से गए हुए हैं। तो जैसे हमारे यहाँ भी है कि लाहौर खाली हो जाता है जब मतलब ईद बकरीद के मौका पर अभी आने वाली है, 1.5-2 महीने में ईद ने आना है, और आप देखेंगे लाहौर, इस्लामाबाद और कराची जो है उसके बाद इलाके खाली हो जाएंगे। तो इसी तरीके से वहाँ पे भी ये खाली हो जाते हैं। लेकिन हमारी जो हुकूमत है वो सारा इंतज़ाम करती है कि लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे वोट डाल सकें, उनका वहाँ पे रजिस्टर कर दिया जाता है वोट, और इसीलिए इलेक्शन से थोड़ा सा पहले वोटर्स को खोला जाता है कि वो कहाँ पे होंगे, वो वहाँ पे अपना वोट रजिस्टर करा सकते हैं, और मुस्तकिल पते पर भी और गैर मुस्तकिल पते पर भी, जिस पते पर चाहें। इंडिया में ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है। तो ये जो अपना इमिग्रेंट्स हैं उनको वोट के हक़ से वहाँ पे यकसर महरूम कर दिया जाता है, क्योंकि इस तरह का कोई इंतज़ाम ही नहीं है कि वो अपने इलाके में बैठ के वोट डाल सकें। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं वो इलेक्टेड रोल से बाहर हो जाते हैं, उनका कोई जो है ना वो रोल नहीं होता हुकूमत के आने में, हुकूमत के जाने में। अब इसमें कितने मुसलमान हैं, ये जो हमने फिगर्स बताए इसमें ये अभी कम है, क्योंकि अगर आप डी वोटर एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वो एक एक हल्के में आपको बताएगा। उत्तर प्रदेश में जैसा मैंने कहा 3 करोड़ प्लस, बिहार में बताएगा कितने प्लस, मुख्तलिफ जगह पे बताएगा। तो ये तकरीबन कोई 5-6 करोड़ के करीब मुसलमान बनते हैं जो वहाँ पे डी रजिस्टर हो गए हैं, जिनके आधार कार्ड ब्लॉक होंगे, जिनके बैंक अकाउंट्स ब्लॉक होंगे, ना पैसा ले सकते हैं ना लेन देन कर सकते हैं, और इन सबको गेटोज़ में तो वो वैसे ही रह रहे हैं, तो सुपर गेटोज़ में जो है इनको मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये ज़िंदगी होगी वहाँ पे उन लोगों की जिन्होंने हिंदुस्तान को में रहने को तरजीह दी या रहने पर मजबूर हुए। फिर मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान में रहने पर मजबूर हुए या हिंदुस्तान में रहने को तरजीह दी। इसमें 2 तरह की कैटेगरीज हैं ना। बहुत से लोग थे जो आ ही नहीं सकते, जिनके पास आने का पैसा भी नहीं था, कोई सरहद ही नहीं था, बीच में तनाव था, जो आरएसएस के गुंडे और बदमाश थे वो बीच में छाए हुए थे, उन्होंने लोगों को आने भी नहीं दिया ना, ट्रेनें भी नहीं थी, रास्ते भी बंद थे, तो रास्तों में उनका हमला था। तो अब बिहार का मैंने जिक्र किया, बिहार में कितने, कोई तकरीबन 17% के करीब मुसलमान हैं, और वहाँ पे जो डी रजिस्टर हुए मुसलमान वो टोटल आबादी का जो है ना वो तकरीबन कोई अपनी आबादी से तकरीबन कोई दुगने ज़्यादा है। हिंदू वहाँ पे, हिंदू मीन्स दलित और जो गैर हिंदू दलित और इस तरह के लोग हैं वो तकरीबन कोई 4.8% डी रजिस्टर हुए हैं, और मुसलमान जो वहाँ पे डी रजिस्टर हुए हैं वो 6.38% हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि 6.38% वोटरों का डी रजिस्टर होना बिहार में क्या मानी रखता है और इसके क्या नताइज बरामद होंगे। तो अभी ये भी सुन रहे हैं कि ये चूँकि मतलब एक कोई हतमी फहरिस्त तो है नहीं, ना उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने में बताया है कि हमें क्या, इंडिया को नहीं बताया, अपनी लोगों को नहीं बताया, जो गोदी मीडिया उसको नहीं बताया, तो मतलब हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि सारा कुछ सही है। अब इलेक्शन कमिश्नर की तकरीरी कैसे होती है पाकिस्तान में? इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी तकरीरी में बड़ा की रोल होता है हमारी जो अपोजिशन लीडर है उनका, और उनके बगैर उसका तकरीर हो नहीं सकता। तो ये बाइंडिंग है, एक तरीक़ेकार जो तय है। इंडिया में अपोजिशन लीडर की तकरीरी हो रही थी 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया था, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। लीडर ऑफ द अपोजिशन होता था, प्राइम मिनिस्टर होते थे, और उसके बाद एक और नॉमिनी होता था। अब नया कानून बना 2024 में, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नॉमिनेशन में लीडर ऑफ द अपोजिशन को उन्होंने दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। तो वो तो बेचारे बाहर फेंक गए। अब उनकी जगह शामिल हो गए एक वज़ीर और एक नॉमिनी प्राइम मिनिस्टर के। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर का नॉमिनी और प्राइम मिनिस्टर के नीचे काम करने वाला वज़ीर क्या रोल प्ले करेगा? तो वहाँ पे जो इस वक्त बैठे हुए हैं वो कुछ नहीं सुन रहे, ना मुसलमानों की, ना अपोजिशन की, ना किसी और चीज़ की, ना शिकायत की। वो अपने बस जो उनकी सिमत डायरेक्शन है उसमें लगे हुए हैं। जब लोगों ने कहा कि आप वोट डालने की जो वीडियोज़ हैं वो दें हमें, तो उन्होंने कहा कि ये ख़वातीन की वीडियो शेयर करना साझा करती हैं क्या? तो इस पर बड़ा तबाह लग रहा है उनका। और उन्होंने डाला कि जी, फिर अपनी वेबसाइट पे जब उन्होंने डाला कि कोई 24-23 के करीब जो हैं वो उनके जो ये SIR कर रहे हैं, उन्होंने ख़ुदकशियाँ कर ली हैं या हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर से मर गए हैं। तो मतलब डिप्रेशन और प्रेशर इस कदर ज़्यादा है कि हमारी मर्ज़ी का रिज़ल्ट दें। तो वो उन्होंने जब ये चीज़ छोड़ी तो उन्होंने एक वीडियो अपलोड कर दी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें वो 1-2 जो उनके नुमाइंदे हैं, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के लोग हैं, वो डांस करते दिखाई दे रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि जो वो डालने वाली फहरिस्तें ख़वातीन अपना वीडियोज़ हैं वो तो
साझा करती हैं क्या, तो ये वाली वीडियोस साझा करती हैं अगर जिसमें वो डांस कर रही हैं। तो ये है अपना इलेक्शन का जो इनकी मशीनरी है वो। अच्छा, इस मशीनरी को जो वेस्ट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने बड़ा डेमोक्रेटिक जो असेस कर रही हैं, उन्होंने बड़ा इसको क्रिटिसाइज़ किया है और उन्होंने उनकी जो कैटेगरी है वो गिरा दिए, तकरीबन कोई 25% नीचे ले गए मैं, कि इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वो ग़ुलाम इलेक्शन कमीशन है। ये उन्होंने नहीं कहा, लफ्ज़ मेरे हैं, लेकिन तकरीबन वो उस कैटेगरी में ले गए कि ये तासुब जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ वहाँ पे उसकी रोकथाम में नाकाम रहा है। और इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने ये वाज़े तौर पे कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर उनका नॉमिनी है, इसलिए ये वो उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, और जो अपोनेंट्स होते हैं उनको मतलब खूब रगड़ा दे रहा है। रगड़ा देने से मतलब कि उनको डिफ्रेंचाइज पे उनके नहीं कर रहा, कोई भी जो है वो एक्शन नहीं ले रहा। तो सियासी जमात बनाना, अब मैं आता हूँ कि क्या वहाँ पे सियासी जमातों का क्या कोई ईजी चीज़ है? क्या सियासी जमातों को वहाँ पे अक्सर आज़ादी हासिल है अपना प्रचार करने की, अपना मंशूर पेश करने की? तो देखिए, उन्होंने एक वहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी किए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल करार दे के 2024 के एंड में कहीं मनसूख कर दिया कि ये चीज़ नहीं चलेगी। उसमें क्या था, उसमें सिर्फ उनका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसको पता होता था कौन पैसे दे रहा है और जो पैसे कांग्रेस को देता था मोदी गवर्नमेंट उसको उसके पीछे CDI भेज देती थी, CBI भेज देती थी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या ED जो फाइनेंशियल इंक्वायरीज करती है उसकी एम्बेजलमेंट की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो ये इदारे उसके पीछे चढ़ाई कर देते थे और इन इदारों ने अगर मतलब 25 इंक्वायरियाँ की तो 23 अपोजिशन के पास थी और उनकी हमागीर अक्सरियत जब अपोजिशन जमातें छोड़कर हुक्मरान जमात में आ गई तो वो इंक्वायरियाँ जो हैं वो कहते हैं ना वॉशिंग पाउडर मूदी, तो वो वॉशिंग पाउडर मूदी की मशीन जो है उसमें धुल धुला के पाक साफ़ होकर उनमें आ गए। और एक बड़ी मिसाल महाराष्ट्र में जो कुछ उन्होंने किया तो वो इसी तरह से किया और वहीं उन्होंने पार्टियाँ तोड़ी और जिस पे उन्होंने 7-8 हज़ार करोड़ रुपए के घोटाले का इल्ज़ाम लगाया। वो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है। नाम ऐसे नहीं ले रहा कि आपको पता भी होगा हम अगले प्रोग्राम में जो ये घोटाला करने वाले जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो इस पर बात करेंगे। तो आप उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे सारे का सारा जो है ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो उसकी बुनियाद क्या है, उसकी बुनियाद करप्शन है। यानी वो खून पसीना की कमाई आवाम की छीन के जो लोगों ने चोरी चकारी करी वो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर करी। तो ED CBI एक्चुअली जो कांग्रेस और वहाँ की जो मुस्लिम जमातें हैं और मुसलमान उम्मीदवार हैं उनका मुकाबला सिर्फ एक उम्मीदवार से नहीं हो रहा, यानी सिर्फ एक उम्मीदवार से नहीं हो रहा, उसका मुकाबला इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से हो रहा है, उसका मुकाबला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से हो रहा है, उसका मुकाबला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से हो रहा है, उसका मुकाबला जो है वो मतलब कलेक्टर से हो रहा है, उसका मुकाबला DG जो पुलिस का उससे हो रहा है, उसका मुकाबला हिंदुत्व से हो रहा है, RSS पुलिस सबसे मतलब उसका मुकाबला हो रहा है। एक कैंडिडेट बेचारे को लड़ना पड़ रहा है एक भारतीय जनता पार्टी के उस लीडर से जिसकी ज़ात में जो है ना वो इतनी सारी इदारे और इतनी सारी तंजीमें जमा हैं, संघ परिवार पूरा का पूरा उसके पीछे पुष्ट पर है। तो ऐसे माहौल में क्या वहाँ पे कोई मुस्लिम या गैर हिंदू दलित या गैर हिंदू कबायली या कश्मीरी कोई जीत सकता है कि नहीं जीत सकता? तो मेरा जवाब है नहीं। फिर मैं जवाब दूंगा नहीं, क्योंकि इंडिया ने ऐसे तमाम इंतज़ामात कर लिए हैं कि अब अदालत उनकी इस वाली जेब में है, ये लगी हुई है, और बाकी चीज़ें भी सारा कुछ उनके किसी न किसी पॉकेट में है। तो मुसलमानों को, दलित को, कबायलियों को उन्होंने डिफ्रेंचाइज कर दिया है, दिखाने के लिए चेहरा है मुर्मू का कि वो सदर हैं और कबायली और पहली सदर हैं, लेकिन उनके बेख्तियार सदर हैं। हालत तो ये थी कि जब व्लादिमीर पुतिन जो सदर हैं रशिया के, जब वो वहाँ पे गए तो सदर उनकी तकरीब में मौजूद नहीं थी, लीडर ऑफ द अपोजिशन मौजूद नहीं था। तो ये है उनका निज़ाम जिसको चला रही हैं वहाँ के एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, CBI और सारे ऐसे चोर, IT, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये 4-8 इदारों के साथ उनका मुकाबला चलता है। तो अब आप सोहेब मरगू की इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक प्रोग्राम के साथ और आपको बताएंगे कि अगर पाकिस्तान ना बनता तो हम कितने बुरे हाल में होते, और वो लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान ना बनता तो बड़े खुशहाल होते, तो वो वहाँ पे धोबी के असिस्टेंट, आगे उसके असिस्टेंट, उसके असिस्टेंट होते। तो उस तक के लिए सोहेब मरगू को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए माय पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।